हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी के और उनके आंसर। तो सबसे पहला, और इसके सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो अपलोडेड है सेपरेटली, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो बताइए। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि तकरीबन जो मतलब दवाएं हैं ना, अलग अलग जो ड्रग्स हैं उनके बायोलॉजिकल सोर्स, थेरापेटिक एप्लीकेशंस और क्या कहते हैं उनके कौन से पार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो इसके ना आप ज़रूर याद कर लेना पहले से। अब उनमें से गेस करना बहुत मुश्किल होता है। अब 50-60 हैं, अब उनमें से किसको निकालें मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं तो दूंगा ज़रूर, लेकिन आपके पास टाइम है ना, तो उनको जो एक चैप्टर है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, वहाँ से भी मैं क्वेश्चन दूंगा। बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ से आपको समझिए कि मतलब 75% पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन फंसेंगे। सिर्फ वो वाले जो क्वेश्चन हैं क्रूड ड्रग वाले, समझ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजिकल सोर्स देखना, आपको उसका एप्लीकेशन देखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है, सारी चीज़ें, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास अगर टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, तो सिर्फ ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप इनको देख लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है, बच रहा है, तो उस वाले चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को अरेंज करना, समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, यानी किस कैटेगरी की चीज़ है उसको उसके हिसाब से लगा देना। तो ऐसे ही जो क्या कहते हैं हमारे जो ड्रग्स हैं, यानी जो क्रूड ड्रग्स हैं, जो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आयुर्वेदा हो गया या यूनानी हो गया, जहाँ पे ये सब दवाएं यूज़ होती हैं, तो उनको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है। कई बार डेफिनेशन पूछता है क्रूड ड्रग क्या होता है, तो क्रूड ड्रग का मतलब होता है, समझिए कि कच्चा और रॉ मटेरियल है अभी बिल्कुल, वो होता है क्रूड ड्रग, यानी नेचुरली जो हमको मिल रहा है, चाहे वो प्लांट से मिल रहा है, मिनरल से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, जिसपे अभी कोई प्रोसेस नहीं किया गया, अभी वैसे ही उसको निकाल के लाया गया है। नेचुरल जो दवा होती है उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। तो इसको मतलब क्या कहते हैं इन तरीके, तो इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो कहीं पे आपको 6 मिलेंगे, कहीं 7, कहीं 8 तरीके मिलेंगे। आपको ये 6 और 5 जो है ना, इसमें से 5 या 6 आपको याद कर लेना सही से। इनमें से हर बार एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझ रहे हैं। तो एक होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल, तीसरा होता है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है केमोटोक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन और छठा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले आप ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसको क्या है आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि 4-5 लाइनें आपकी ऐसे ही भर जाएंगी। ये एग्जाम में लिखने का तरीका होता है। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ही आसान है। अल्फाबेट आप जानते हैं, ए बी सी डी। तो मान लीजिए किसी ने किताब लिखी या कोई भी है, तो उसने क्या किया, किताब में ऐसे अलग अलग पेजेस बना लिए हैं उसने, समझ रहे हैं। अब उसने क्या किया, ये पेज बना लिया है जैसे भी। अब जो दवा का नाम जिससे शुरू हो रहा है उसके अंदर उसको डाल दे रहा है। ए से शुरू हो रहा है तो ए के अंदर डाल दिया आकाशिया है मान लीजिए आपका, तो इसके अंदर डाल दिया। बेलाडोना है तो बी से शुरू हो रहा है ना, तो बेलाडोना वाले को इसमें डाल दिया। सी से शुरू हो रहा है कोई सिंकोना है, उसको इसके अंदर डाल दिया। डी से शुरू हो रहा है, कोई डी से दवा शुरू होने वाली है तो डी वाले को इसमें डाल दिया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से दवाओं को क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल, यानी उनके अल्फाबेट के हिसाब से क्लासिफाई किया जा रहा है। दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन यूज। जो कोई भी प्लांट है, मान लीजिए कि ये अकाशिया है या अलोए है, ये क्या कहते हैं बेलाडोना है, बेंजोइन है, तो इनका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है क्लासिफाई किया जाता है, समझ रहे हैं ना। और इसको भी अब दो इसमें बांटा गया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, समझ रहे हैं। तो इनके पार्ट, अब इनके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दवाओं के अलग अलग पार्ट्स से उनको लिया जाता है। जैसे कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनका रूट यूज होता है, समझ रहे हैं ना, यानी प्लांट है उसका रूट यूज किया जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका बार्क यूज किया जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फ्लावर के फॉर्म में है, उनको यूज किया जाता है, यानी कोई भी पौधा उसका फ्लावर यूज किया जा रहा है। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनका सीड यूज किया जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब क्लासिफाई किया। एक में लिख दिया बार्क, समझ रहे, किताब आपने लिखी है समझ लीजिए, उसके अंदर एक में लिख दिया आपने बार्क, दूसरे में लिख दिया आपने रूट,
अब जो भी दवाएं हैं अगर वो रूट फॉर्म उनका यूज हो रहा है, समझ रहे हैं, तो उसको इस वाली कैटेगरी में डाल दिया। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि वो फ्लावर हैं किसी भी पौधे के और उनको यूज किया जा रहा है तो उसको फ्लावर वाले में कैटेगरी में डाल दिया, इसमें डाल दिया। कुछ दवाएं ऐसी जिनका बार्क यूज हो रहा है, बार्क मतलब जैसे कि ये इसका छाल उतार लिया ऊपर से, उसको यूज किया जा रहा है जैसे, तो उसको इसमें डाल दिया। जैसे कि आपका क्या कहते हैं सिनामोन है, दालचीनी है, समझ रहे। कुछ चीज़ ऐसे जिनका फ्रूट यूज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका इलायची है, कार्डामोम है, तो उसको इसके अंदर डाल दिया। कोरिएंडर है, उसको फ्रूट वाले के अंदर डाल दिया। तो ये क्लासिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कौन सा उसका पार्ट यूज हो रहा है उस वाले कैटेगरी के हिसाब से उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द ड्रग्स ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ये वो दवाएं होती हैं ऑर्गेनाइज्ड जो डायरेक्टली प्लांट से हमको ले लेते हैं। जैसे उसका फ्लावर है तोड़ लिया हमको मिल गया, उसका फ्रूट है उसको हमने तोड़ लिया हमको मिल गया, उसका बार्क हमने सीधे निकाल लिया हमको मिल गया, समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली मिल जा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं और उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं कंटेन्स सेलुलर टिश्यू या सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी उनका सेल भी हम मतलब सही सलामत होता है, समझ रहे हैं। और दूसरा जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस। और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं इनको डायरेक्टली नहीं लिया जाता, बल्कि कोई दूसरा एक और प्रोसेस बीच में आ जाता है फिर उनको लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जब ऐसे कट लगा देते हैं तो वहां से ना बालसम जैसा यानी एक चिपचिपा सा पदार्थ जैसा निकलना शुरू हो जाता है। जैसे नीम के ऊपर आपने बहुत देखा होगा, समझ रहे हैं। जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन पर कट लगाते हैं, वहां से दूध निकलता है, समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली आप कोई उसका मतलब कोई पार्ट तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपने एक अलग से प्रोसेस किया, कट लगाया, कट लगाने के बाद वहां से उसका दूध निकल रहा है, समझ रहे, उसको आपने कलेक्ट कर लिया। ऐसे ही कई जगह बालसम निकलता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नीम से होता है, उसको बहुत सारी जगहों पे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारे लासा बोलते हैं उसको। ये लासा वो वाला नहीं है, लुक्स अलाइक एंड साउंड अलाइक वो वाला नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है, वो चाहे जो भी आपके यहाँ बोले, तो उसमें एक अलग प्रोसेस किया जा रहा है ना। तो जहाँ पे एक अलग प्रोसेस करके मान लीजिए किसी का जूस निकाला जा रहा है, उसको खूब काटा पीटा जा रहा है, तो ये जो हो रहा है ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग ये ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, जैसे कि इंसिजन करके निकाल रहे हैं या किसी को ड्राई करके निकाल रहे हैं या उसको उबाल करके निकाल रहे हैं, समझे। तो अलग की कोई प्रोसेस करके उसको जब हम निकाल रहे हैं, उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, समझ रहे हैं ना। जैसे कि टोलू बालसम हो गया, एलोए जूस हो गया, ऐसे ओपीएम से मान लीजिए उसका हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं, आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आते हैं। समझ में आ गया ना। ये मॉर्फोलॉजिकल में दो तरीके के हैं। अब इनके एग्जांपल्स जैसे कि ऑर्गेनाइज में सीधे उसका राइजोम ले लिया हमने जिंजर का, जैसे कुछ पत्तियां यूज की, सीधे हमने पत्तियां ले ली, जैसे कि डिजिटलिस से। कुछ जगह फ्लावर यूज होता है, जैसे कि हमने क्या कहते हैं क्लो है, जो आपका क्या कहते हैं लौंग है, लौंग आपने वैसे ही ले लिया। कुछ सीड्स यूज होते हैं, सीड सीधे आपने ले लिया। तो कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस करके उसको नहीं निकाला गया। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, या उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। आपने पूरा पढ़ा होगा, क्या कहते हैं 12th के अंदर के किंगडम होता है प्लांट का, सब किंगडम, क्लास किस क्लास की कैटेगरी की हैं, किस फैमिली की हैं, उनका ऑर्डर होता है, उनके जीनस होता है। तो समझो इस तरीके से अगर दवाओं को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। और चौथा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। इसमें किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, तो कोई भी ड्रग है उसके अंदर जो मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बेसिस पे। अब आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने चैप्टर वाइज पढ़े होंगे, तो आपका एक आगे चैप्टर आता है जिसमें आप पढ़ते हैं ग्लाइकोसाइड के बारे में, एल्कलॉइड के बारे में, टेनिन्स के बारे में, वोलेटाइल ऑयल के बारे में, समझ रहे हैं, विटामिन के बारे में, ऐसे रेजिन्स के बारे में आप पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म्स होते हैं। अब इनके अंदर और जाएंगे तो उनके अलग अलग नाम हैं। तो ये समझिए कि ये क्या है, जैसे डोजेस फॉर्म होते हैं ना आपके, उसके अंदर अलग अलग टाइप की दवाएं होती हैं। ऐसे ही समझिए कि ये दवाओं के फॉर्म्स हैं जो मतलब किसी भी दवा से निकाले जाते हैं। तो जो दवाओं से निकाल रहे हैं उसमें हो सकता है वो ग्लाइकोसाइड हो, अब वो ग्लाइकोसाइड ए हो सकता है, ग्लाइकोसाइड बी हो सकता है, और भी कोई केमिकल हो सकता है। ऐसे ही एल्कलॉइड निकालना है तो उसमें कई सारी कैटेगरी आती हैं, टेनिन्स में आती हैं, वोलेटाइल ऑयल निकालना है उसमें कई सारे वोलेटाइल ऑयल हैं अलग अलग टाइप के, समझ रहे।
रहे? तो इस तरीके से जब दवा को हम निकालना है तो उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं मेनली, ठीक है ना, उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? जैसे कि कोई भी दवा है, मान लीजिए डिजिटलिस है, तो डिजिटलिस से हमको क्या मिल रहा है? ग्लाइकोसाइड ए, ग्लाइकोसाइड बी, समझ रहे हैं? तो ये इसका क्या होता है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जो असल में बीमारी को ठीक करेगा वो है उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसी से तुमको मतलब है, उसी के लिए तो उसको निकालना है। बाकी उसका जो अलग, उसको अलग प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए जो भी चीज़ें हैं, तो वो तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए, लेकिन हमारे लिए वो ज़रूरी चीज़ें नहीं है। हमारे लिए तो क्या है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की ज़रूरत है, समझ रहे? तो उन्हीं के बेसिस पे जब क्लासीफाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि ग्लाइकोसाइड हो गया, अब जो दवाएं जिनके अंदर भी ग्लाइकोसाइड पाया जा रहा है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, जैसे कि डिजिटलिस है, सेना है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको क्या है, एल्कलॉइड्स जिनके अंदर पाया जाता है, तो जितनी भी दवाओं के अंदर एल्कलॉइड पाए जाएंगे उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? एल्कलॉइड वाले में डाल देंगे, जैसे कि सिंकोना हो गया, धतूरा हो गया आपका। ऐसे कुछ दवाएं ऐसी होंगी जिनके अंदर टैनिन्स पाया जा रहा है। अब ये सब सारी चीजें क्या, इनकी डेफिनेशन भी देख लेना आगे, और चौथे चैप्टर में इसकी डेफिनेशन वगैरह है, तो समझ रहे हैं ना, इसके डेफिनेशन जरूर देख लेना, क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, टैनिन, रेजिन्स, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछता है। तो टेनिन्स वाली कैटेगरी में जितने भी मतलब प्लांट्स ऐसे जिनके अंदर टेनिन पाया जाता है उसको इस कैटेगरी में डाल दिया। माइरोबेलम हो गया, ठीक है ना। ऐसे जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहा है उसको इस कैटेगरी में डाल दिया, जैसे कि फेनल हो गया। जिनके अंदर विटामिन पाया जा रहा है उनको इस कैटेगरी में डाल दिया, जैसे कि शार्क लिवर ऑयल हो गया, कोल्ड लिवर ऑयल हो गया। अगला क्लासिफिकेशन है केमोटोक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, तो ये आपकी 5वीं क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 2 क्लासिफिकेशन को एक साथ मिला दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इन दोनों को एक साथ मिला दिए तो वो हो जाता है आपका केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अगला क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें उसकी क्या है, मतलब किस तरीके से दवा कहाँ पे इफेक्ट करती है, उस बेसिस पे उसको क्या है क्लासिफाई करते हैं। जैसे कुछ दवाएं होती है जो ब्रेन पे हमारे मतलब काम करती हैं, समझे, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, तो उस वाली कैटेगरी के अंदर उनको डाल दिया, समझ रहे हैं ना। किसी भी मतलब क्या कहते हैं, चाहे वो केमिकल उसके अंदर कोई भी पाया जा रहा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा भी, उससे मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है कैसा भी, उससे मतलब नहीं है। वो दिमाग पे हमारे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, उसके अंदर डाल दिया। कुछ दवाएं होती है जो हमारे जीआईटी पे काम करेंगी तो उसको उसके अंदर डाल दिया। सारी जितनी भी दवाएं हैं सबको उसके अंदर डाल दिया, भाई ये क्या है, जीआईटी पे काम करने वाली हैं। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे क्या कहते हैं ब्लड फॉर्मेशन में काम कर रही हैं, सपोज दैट, समझ रहे हैं, तो उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम कर रही हैं, हार्ट वाले सिस्टम पे काम कर रही हैं, तो जो भी हार्ट वाले सिस्टम पे काम कर रही हैं उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया, समझ। तो इस तरीके से जो दवाओं की क्लासिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हमारे जीआईटी पे काम करती हैं, जैसे कि उसमें आ जाता है कार्मिनेटिव्स। अब इनकी डेफिनेशन भी पूछता है, उसको आगे आप देखेंगे 5वें चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। कार्मिनेटिव्स जैसे कोरिएंडर हो गया, कार्डामोम हो गया, ऐसे क्या लेक्सेटिव आ जाते हैं। कुछ डेफिनेशन देख लेना भाई इन सब की। तो लेक्सेटिव हैं, जैसे इनके अंदर आ जाता है एलोय हो गया, स्पगोल हो गया, ये सब गोल भी बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं ना। और क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ दवाएं होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट आती हैं, जैसे कि लिकोरिस हो गया, वसाका हो गया, टोलू बाल्सम आ जाते हैं, जैसे एंटीटस्यू में आ गया ये, समझ रहे हैं ना। कुछ दवाएं होती हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करती है, जैसे कि डिजिटलिस हो गया। कुछ होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट, जैसे कॉफ़ी है, टी है, समझ रहे हैं, इनके अंदर कैफीन पाया जाता है। ऐसे क्या है सीएनएस डिप्रेजेंट है, जैसे कि जो मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देंगे, जैसे कि बेलाडोना हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या इसको थेरापेटिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब अडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। ये वाला क्वेश्चन भी मतलब बार बार पूछा जाता है और ये पूरा एक चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। ये पूरा एक चैप्टर भी है, आपका दूसरा चैप्टर यही है, और यहाँ से क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, या तो अडल्ट्रेशन पूछ लेगा या इवेल्युएशन पूछ लेगा, या इन्हीं के अंदर जाके जैसे कि मान लीजिए इवेल्युएशन करने के अलग अलग टाइप हैं तो उन्हीं में से किसी एक के बारे में पूछ लेता है, समझे। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है और इवेल्युएशन क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, मिलावट होता है। या तो ऐसा होता है, अडल्ट्रेशन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि अच्छी जगह, अच्छी चीज़ की जगह पे घटिया चीज़ को सप्लाई कर देना, समझे ना, या उसके अंदर अच्छी चीज़ के अंदर घटिया चीज़ को मिला देना, खराब चीज़ को, स्पोरियस को, सड़ी हुई चीज़ को, लो क्वालिटी की, लो ग्रेड की चीज़ को मिला देना, या तो फिर क्या कहते हैं पूरी घटिया ही चीज़ सप्लाई कर देना,
समझ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर क्वालिटी खराब की जा रही है किसी भी चीज़ की, जो उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी है उससे लो क्वालिटी की चीज़ अगर सप्लाई की जा रही है तो वो क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन होता है। चाहे उससे दवा बनाई जाए, चाहे उसको बेचा जाए, चाहे खिलाया जाए, किसी भी तरीके से वो होता है आपका अडल्ट्रेशन। समझ रहे हैं ना। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अडल्ट्रेशन इज डिफाइन एज एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग ऑफ। एडिंग मतलब ये कि किसी अच्छी क्वालिटी की चीज़ के अंदर किसी को ऐड कर दिया कुछ थोड़ी बहुत, या क्या कहते हैं सब्सटीट्यूशन, यानी एक की जगह पे दूसरे को रख देना। इसको उठा के इसकी जगह पे रख दिया, इसको इसकी जगह पे रख दिया। समझ रहे हैं, इसको हटाया और इसको यहाँ पे रख दिया। ये अच्छी चीज़ थी, इसको बचा लिया, ये खराब चीज़ के अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन किसका किया जा रहा है, स्पोरियस को। अच्छी चीज़ की जगह क्या है, खराब चीज़, घटिया चीज़, इन्फेरियर, लो क्वालिटी की चीज़, डिफेक्टिव है, जिसके अंदर कोई खराबी आ चुकी है, या यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है, या नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो उसको क्या है, अच्छी जेन्युइन जगह पे, जेन्युइन चीज जो है, जो मतलब अच्छी क्वालिटी की है, गुड क्वालिटी की है, उसके अंदर उसको रख दिया जा रहा है। तो वो होता है आपका अडल्ट्रेशन। और इसी अडल्ट्रेशन को पकड़ना, इसी अडल्ट्रेशन को यानी इसी मिलावट को, इसी खराबी को पकड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं। मान लीजिए दूध के अंदर पानी की मिलावट है, वो अडल्ट्रेशन है। अब उस चेक करना कि दूध के अंदर पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। ऐसे ही शहद आता है, हनी, जिसको क्या आता है बहुत सारी जगहों पे क्या आता है, मध भी बोलते हैं। तो उसके अंदर देख मिलावट होता है, चीनी, गुड़, पता नहीं क्या क्या डाल के लेके लाके बेचते हैं लोग। कहते हैं अभी निकाला है ताज़ा ताज़ा, अभी ताज़ा निकाल के लाता है, वो पता चल रहा है वो पहले से ही मतलब वो मिलावट किया हुआ है। तो वो जो मिलावट है उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। और उसी मिलावट को पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। कोई आदमी रख के इसे कर रहा है, कोई कपड़े पे अपने टपका के देख रहा है, कोई जला के देख रहा है। तो ये जो अलग अलग तरीकों से उसको चेक किया जा रहा है कि ये चीज़ असली है या नकली है, समझ रहे हैं ना, इसके अंदर मिलावट है या प्योर है, ये जो चेक करने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक है। अब ये जो अडल्ट्रेशन है आपका, ये दो तरीके का होता है, एक होता है अनइंटेंशनल और एक होता है इंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब ये कि आदमी चाह नहीं रहा था, उसका कोई मतलब इरादा नहीं है, कोई नीयत नहीं है कि मुझे इसके अंदर मिलावट करना है, बल्कि एक्सीडेंटली मिलावट हो जा रही है, अनजाने में हो जा रही है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल। जैसे कि नेम कन्फ्यूजन हो गया। मान लीजिए आपको मैंने अपने यहाँ पे बुलाया, भाई देखो ये मेरी दवा की कंपनी है, यहाँ पे काम करना आपको, और ये दवाओं के नाम है, पहली बार आए थे, आपने अच्छे से मालूम नहीं था, मैंने कोई और कुछ बोला, आपको सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपने दूसरी चीज़ ला के उसके अंदर मिला दिया। तो ये जानबूझ के तो नहीं किया आपने, ना तो मेरा कोई इरादा था, तो बाय मिस्टेक जो चीज़ हो जा रही है, तो नेम में कन्फ्यूजन हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो वो भी अनइंटेंशनल है। कमी है, नॉलेज की कमी है, आपको ऑथेंटिक सोर्स के बारे में मालूम नहीं है, आप जाते हैं जंगल से जड़ी बूटियाँ तो लाते थे पहले लोग ऐसे ही, अब तो कल्टीवेशन हो रहा है बाकायदा, तो गया ढूंढने के लिए, भाई उसको ढूंढना कुछ और था और उसको एग्जैक्टली मालूम नहीं था। उसने जैसे मान लिया गोखरू की सीड लाना था, उसको पता ही नहीं गोखरू है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसने किसी दूसरी चीज़ के बीज ला के डाल दिए, समझ रहे। तो ये क्या हो रहा है, लेक ऑफ नॉलेज है। ऐसे क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में सेम होती हैं, समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, आदमी को कन्फ्यूजन हो गया, उसने लेना कोई और था। अब कोई बहुत एक्सपर्ट होगा तो सारी चीज़ें तो जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, देखने में सेम सेम सी लग रही थी, उसको लेना ये वाला था, उसने ये वाला लेके लाके डाल दिया, समझ रहे। तो इस तरीके से ऐसे कुछ चीज़ें कलर में सेम होती हैं, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन हो गया या सब्सटीट्यूशन हो गया या केयरलेस कलेक्शन की वजह से हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपने गए थे 8-10 चीज़ें आपको लेके आना था मार्केट, मतलब क्या कहते हैं जंगल से, फॉरेस्ट से आपको जड़ी बूटियां वहीं से आती थी। असल क्रूड ड्रग पहले जंगलों में जाते थे लोग, और वहां से लोग नहीं बल्कि मतलब जो वर्कर्स हैं या जो दवा बनाने वाले छोटे मोटे वैद्य लोग होते थे, तो वहां से वो मंगाते थे। अपने साथ में जो उनके चेले होते थे उनको भी ले जाते थे और जाते थे ढूंढ के लाते थे। अब मान लीजिए 8-10 जगहों पे थोड़ा थोड़ा कोई सामान रख रहे हैं, अब रखने में थोड़ा इधर रखना था, इस वाले थैले में रख दिया, समझ रहे हैं। कोई भी दवा थी उसको इस वाले में रखना था, एक बार ला मतलब हमेशा इसमें रख रहे थे वो, एक बार दूसरे में लाके किसी ने जल्दीबाजी में रख लिया, केयरलेस में, समझ रहे हैं, लापरवाही कर दिया, उसने सही से काम नहीं किया, फोन पे बात कर रहा था, रखना इसमें था, उसमें रख दिया, तो समझ रहे। तो इस तरीके से जो दिक्कत हो जाती है, तो ये जानबूझ के नहीं हो रहा, अनइंटेंशनल हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। और दूसरा होता है जानबूझ के, यानी जानबूझ के मिलावट किया जा रहा है, तो भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, कुछ मतलब क्या है, बना रखा है, मतलब जैसे कि कुछ, जैसे कि मान लीजिए हनी है, अब एक नया मतलब क्या है, लो क्वालिटी का हनी बना लिया, अब उसको असली में मिला दे रहे हैं सब, समझे। तो एक होता है मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस मिलाया जा रहा है, समझे। जिससे कि पैराफिन वैक्स क्या है, पैराफिन वैक्स इज गिवन येलो कलर, पैराफिन वैक्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, पीला कलर दे दिया जाता है, एंड सप्लाई ऑन द प्लेस ऑफ बीज वैक्स, और जो असल में बीज वैक्स आता है उसकी जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या किया, मैन्युफैक्चर करके किया। ऐसे क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग,
एग्जॉस्टेड मतलब ये कि जिसको खत्म कर दिया गया है, इसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लिया गया है और उसको बेचा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, जो लौंग आता है उसका तेल बहुत मेन होता है, असल वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वही काम करता है, समझ रहे, जीआईटी के लिए अच्छा होता है। अब क्या किया, उसको पंच करके किसी भी तरीके से उसका जो केमिकल, जो उसका वोलेटाइल ऑयल है, जो उसका असल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको निकाल लिया। तो वो जो अब कचरा बचा है ना, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। तो उसको अब आप हम जाएंगे खरीदने के लिए तो जान ही नहीं पाते हैं कि इसके अंदर मतलब अडल्ट्रेशन किया गया है कि नहीं किया गया, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया गया है नहीं निकाला गया है। तो इस तरीके से जो अडल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, ठीक है ना। तीसरा है अडल्ट्रेशन यूजिंग दी सब्सटेंस सुपरफिशियली सिमिलर एंड इन्फीरियर इन नेचर। कई बार ऐसा होता है कि दो चीजें सेमने में, दो चीजें ऐसी हैं जो देखने में सेम लग रही हैं, समझ रहे हैं ना। सब्सटेंस सुपरफिशियली सिमिलर, ऊपर से देखने में क्या है एकदम सेम है, लेकिन क्वालिटी में या नेचर में क्या है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से क्या किया, जानबूझ के कि देखने में सेम लग रही थी एक की जगह पे दूसरे को बेच दिया, समझ रहे। उसका एग्जांपल जैसे कि जापान वैक्स एट द प्लेस ऑफ बीज वैक्स। जापान वैक्स जो आता है वो बीज वैक्स की तरह ही देखने में लगता है, लेकिन क्वालिटी में अलग अलग होता है। तो जापान वैक्स को क्या किया, बीज वैक्स की जगह पे बेच दिया। ऐसे क्या होता है, पपीते के जो बीज आते हैं, समझ रहे, पपाया सीड्स, वो देखने में कैसे लगते हैं, काली मिर्च की तरह लगते हैं, समझ रहे। अब उसी काली मिर्च के अंदर उनको मिला दिया, पकड़ ही नहीं पा रहे हो आप। अरे मान लो 2 किलो काली मिर्च है, आपने मान लीजिए क्या कहते हैं 1 कुंटल काली मिर्च है, 100 किलो काली मिर्च है, उसके अंदर मान लीजिए अगर 2 किलो भी मिला दिया तो पता चलेगा, कहीं कहीं नहीं पता चलेगा। तो अच्छी सारी बहुत सारी कमाई इस तरीके से कर लेते हैं लोग। तो ये सब क्यों किया जाता है, ये सब इसीलिए किया जाता है कि पैसा बचाया जाए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ऐसे कि अडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट। जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है ना, ये इसका यहाँ पे फ्लावर है, ये जो हमको चाहिए ये लॉन्ग है आपका, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं ये ऐसे है मान लीजिए, तो हमको ये चाहिए इतना, लेकिन वो क्या कर रहा है बदमाश, इसको भी तोड़ के उसी में डाल दे रहा है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, इसको यहाँ से तोड़ना चाहिए लेकिन यहाँ से तोड़ रहा है। तो ये वाला जो इतना पार्ट है ये क्या है, फालतू है, ये वेजिटेटिव पार्ट है उसका। तो उसको मिला के अडल्ट्रेशन कर रहा है, कुछ तो वजन बढ़ाएगा ना, ये हर मतलब लौंग के अंदर ये इतना रहे तो वजन तो बढ़ेगा। तो वो फालतू में उसका पैसा लगेगा, उसकी तो कीमत है नहीं असल में कुछ भी, लेकिन आपसे तो पूरे उसकी कीमत लिया जा रहा है। तो ये होता है वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके अडल्ट्रेशन करना। ऐसे ही क्या है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर पाउडर मिला दिया जा रहा है। अब पाउडर मतलब एक बोरी आप खरीद रहे हैं, एक कट्टा पूरा खरीद रहे हैं, उस लौंग मान लीजिए इसके अंदर कोई दूसरा पाउडर डाल रखा है, वो नीचे बैठ जाता है, इधर उधर फैला हुआ है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं, वजन तो उसका भी बढ़ रहा है। और कई सारी चीजें होती है जो मतलब पाउडर फॉर्म में आप खरीद रहे हैं, उसी के अंदर अब जैसे मसाला खरीदते हैं बहुत सारे बिके हुए, क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या है पीसे हुए मसाले आते हैं, एक तो खड़ा मसाला आता है, उसी के अंदर भी देखते हैं साबूदाना और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, छोटा छोटा सा रहता है, और उसमें पाउडर भी डाल दे तो आप पकड़ थोड़ी पाएंगे। ऐसे ही पीसे हुए मसाले आते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए हल्दी पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, कोई सा भी पाउडर उसके अंदर, मान लीजिए चावल को पीस दिया, राइस, तो आप क्या जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो इस तरीके से भी पाउडर मिला के अडल्ट्रेशन किया जाता है। ऐसे कई बार क्या है, टॉक्सिक मटेरियल मिला के भी क्या है अडल्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा कम करते लोग, लेकिन हो जाता है ऐसा भी। जैसे कि एसाफोइटिडा है, जो आपका हींग होता है, उसी के अंदर क्या है लाइम स्टोन के पीसेज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डाल दिए, उसी जैसे होते हैं, उसको डाल देते हैं, पता नहीं चलता है, कम होता है, लेकिन इस तरीके से भी बहुत सारे मक्कार लोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है आपका अलग अलग टाइप के, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आप याद कर लीजिएगा, समझ रहे हो ना। तो ये होता है आपका इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। अब इवेल्युएशन क्या होता है, उसी अडल्ट्रेशन को पकड़ना। ये अलग अलग टाइप के अडल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो अलग अलग टेक्निक भी निकाली गई है कि अडल्ट्रेशन को कैसे पकड़ा जाए, समझ रहे हैं। तो उस अडल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना, कि मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन के ऊपर एक नोट लिखिए। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप के जरिए से मतलब ये मतलब क्या कहते हैं इवेल्युएशन किया जाए। एक होता है फिजिकल इवेल्युएशन, एक होता है केमिकल, और एक होता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक या क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन दिस मेथड वी डिटरमाइन द ड्रग कलर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दवा का जो कलर है उसको देखते हैं, उसकी जो खुशबू होती है उसको सूंघ के देखते हैं, उसका शेप देखते हैं। मतलब हर आदमी जो उसका मतलब माहिर है वही जान पाएगा। टेस्ट देखते हैं, उसका साइज देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग पता लगाते हैं। इन दिस मेथड सेंसरी कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स आर स्टडीड। जो सेंसरी कैरेक्टर्स है उसको मतलब क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के जरिए से करते हैं। यानी उनका कलर देख लिया आंखों के जरिए से, समझे, उनका शेप देख लिया, ऐसे उनका टेस्ट अपनी ज़बान से कर लिया, उनका साइज देख लिया आंखों के जरिए से, उनकी खुशबू सूंघ ली, ठीक है ना, ऑर्डर कैसा है उसका उसको सूंघ लिया। तो इस तरीके से सेंस ऑर्गन के जरिए से उनको हम लोग देखते हैं।
दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, यानी इसमें माइक्रोस्कोप के जरिए से हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कोई भी प्लांट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बार्क है, पत्तियां हैं, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? एक होता है लीफ कांस्टेंट देखा जाता है। क्या देखते हैं? लीफ कांस्टेंट, यानी जो पत्तियों वाला वो है तो उसको देखते हैं। तो उसमें क्या क्या देखते हैं? जैसे कि पैलिसेड रेशियो हो गया, ऐसे क्या तो वेन नंबर हो गया उसका, ऐसे क्या तो वेन टर्मिनेशन हो गया, स्टोमेटल नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसका देखते हैं। अब इसकी डिटेल आप ना डिटेल वीडियो जो है आप उसमें जाके देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और क्या है? स्टोमेटा उसका देखते हैं। और क्या देखते हैं? उसके ट्राइकोम्स होते हैं वो देखते हैं। हाइड और क्या था? हाइडेथोट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें देख के फिर हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे स्टोमेटा क्या होता है? तो जो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, समझ रहे हैं, वो उसको स्टोमेटा किया जाता है। ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए या सेक्रेशन के लिए कुछ पोर्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेथोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हम लोग क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं। एक होता है फिजिकल इवेल्युएशन, तो इसमें फिजिकली मतलब चीज़ों को हम लोग मतलब देख के पता लगाते हैं। फिजिकल में जैसे कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, समझ रहे हैं ना, कितना उसके अंदर नमी है। अब हर दवा का एक मतलब फिक्स होता है, सब लिखा हुआ है कि किस दवा का कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो उसको देख के हम लोग पता लगाते हैं। ऐसे क्या होता है? कोई मान लीजिए लिक्विड दवा, उसका विस्कोसिटी देख के हम लोग पता लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब उसको कैसे देखते हैं? उसको हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखेंगे। हमको मालूम है कि इसका क्या है, इस इतने टेम्परेचर पे ये मतलब क्या कहते हैं, इतना ही गाढ़ा रहता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर जब देते हैं तो इतना गाढ़ा और हो जाता है वो, समझ रहे हैं। उसके अंदर से क्या कहते हैं? मॉइस्चर कंटेंट मतलब क्या कहते हैं? भाप बन के उड़ने लगते हैं। तो उनको सब लिखा हुआ है हर दवा का, बहुत मेहनत किया गया है इस पे, समझ रहे हैं। तो उसको देखा जाता है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट हो जा रहा है। कोई दवा ऐसी है, समझ रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में है, तो कितने मतलब टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट हो रही है, तो इसको देखा जाता है, समझ रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो प्योर केमिकल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या है, एकदम से क्या कहते हैं, ये मेल्ट हो जाएगा। तो जो प्योर दवा होगी वो 100 पे पहुंचते ही एकदम से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जो प्योर नहीं होगी, पता चला 105 पे जाके मेल्ट हो रही है, या क्या कहते हैं 95 पे ही मेल्ट हो जा रही है। और जो मतलब क्या कहते हैं असली होगी वो शार्प होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी 100 पे ही जाके 100 पे पहुंचते पहुंचते एकदम से हो जाएगी, ना आगे बढ़ेगी ना नीचे। एक होता है सोल्युबिलिटी। मेनी ऑफ ड्रग्स आर हाईली सोल्यूबल इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट। बहुत सारी दवाएं होती है जो स्पेसिफिक क्या है, खास सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनको चेक करते हैं। अगर मिलावट होगा तो वो नहीं उसमें अंदर घुलेंगी, और अगर मिलावट नहीं है तो घुल जाएंगी। ऐसे क्या कहते हैं, चीज़ों को हम लोग जला के देखते हैं कि उसके पीछे उसका कितना मतलब उसकी राख बच रही है। तो ये भी लिखा हुआ है कि मतलब अगर हम 100 ग्राम इस दवा को, मान लीजिए डिजिटलिस की पत्ती है, उसको 100 ग्राम हम लोग जलाएंगे तो हमको इतनी राख मिलेगी। मान लीजिए 5 ग्राम या 10 ग्राम राख मिलती है, समझ रहे हैं। तो हमने जलाया लेकिन वो मिल रही है 20 ग्राम। इसका मतलब इसमें पत्तियों में कुछ मिला के अलग दूसरी पत्तियां भी डाल रखी हैं, समझ रहे हैं। ऐसे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि दवा को हमने क्या कहते हैं, घोल लिया किसी चीज़ के अंदर, उसके अंदर से हम लोग बीम लाइन को क्या है मतलब ये समझिए कि लाइट को गुजारते हैं, समझ रहे, लाइट को पोलराइज कर दिया जाता है, उसको गुजारते हैं। तो अगर वो अब उसमें देखा जाता है कि वो क्या कहते हैं बैंड हो रही नहीं हो रही, कभी ऐसे मतलब राइट में मतलब बैंड हो सकती है, या तो लेफ्ट में हो सकती है, या अप या डाउन, समझ रहे हैं ना। तो उसके हिसाब से फिर उसको देखा जाता है। तो हर दवा का लिखा हुआ है कि ये क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है, कैसी है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग चेक करते हैं। अगर मिलावट होगा तो उसका क्या कहते हैं मतलब जो आंसर लिखा हुआ वो नहीं आएगा। एक होता है केमिकल इवेल्युएशन। तो केमिकल इवेल्युएशन में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं जो क्या कहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर होना चाहिए वो है या नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे भी चौथे चैप्टर के अंदर। तो जैसे कि एल्कलॉइड है, तो उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेयर टेस्ट लगाते हैं। मेयर टेस्ट हम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये मतलब सक्सेस हो रहा है, ये जो कलर देना चाहिए वो दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एल्कलॉइड मौजूद है। ऐसे क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइड को चेक करने के लिए किलियानी टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ऐसे क्या कहते हैं टेनिन्स हैं, तो चेक करने के लिए हम लोग जिलेटिन टेस्ट, और भी कई सारे टेस्ट हैं तो उसको कर लेते हैं। टर्पेनोइड को चेक करने के लिए नोलर टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही तो इस तरीके से टेस्ट करके केमिकल के जरिए से टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है, उसको बोलते हैं केमिकल इवेल्युएशन। और एक होता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में क्या करते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्टली यूज करा के दिखाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर वो जो मतलब इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो होता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। जैसे कि मतलब आदमियों पे सीधे नहीं करेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं वो पिग्स आते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं एल्बिनो रेट्स हैं। तो
तो इनके ऊपर हम लोग उस दवा को यूज़ करके देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कुछ दवाएं डिजिटलिस है, वो क्या हार्ट रेट को बढ़ाएगी, थोड़ा वो मजबूत कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाती है, तो इसको हम खिला के देखेंगे भाई इसके अंदर वो इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसी कुछ दवाएं होती है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देंगी, तो उसको हम लोग देखते हैं कि भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है, कुछ चीज़ें नर्वस सिस्टम पे काम कर रही हैं, समझ रहे हैं। हाइसियामस है, उसको हमने यूज़ कराया तो देख रहे हैं उसको नींद आ रही है नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, या इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एस्से या बायो एस्से भी बोलते हैं। अब चाहे बायोलॉजिकल एस्से पे नोट पूछे, चाहे बायो एस्से पे पूछे या बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में पूछे, आप यही सारी चीज़ें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसी वाले में पीछे आप पढ़ चुके मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग में, ठीक है ना। एक 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से अलग से, तो इसको मैंने जितने भी इवैल्यूएशन है वो सब आपको पढ़ा दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स, गिव सम एग्जांपल्स एंड यूजेस। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, कई बार पढ़ाया, समझ रहे हैं ना। फार्मास्यूटिकल्स एड्स वो चीज़ें होती हैं जो असल में बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि दवा बनाते समय किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनका क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होता है या बहुत थोड़ा होता है, लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपने उधर पढ़े थे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं था कि वो हर्बल हो, लेकिन यहाँ पे क्या है ये हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, समझ रहे हैं ना, जो हमने प्लांट से ही लिया है हर हाल में। तो अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, अब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया, समझ रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। अब जैसे एग्जांपल केओलिन हो गया, लेनोलिन हो गया, बीजवेक्स हो गया, अकाशिया हो गया, ट्रेगाकंथ, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रेगाकंथ के ऊपर एक नोट लिखिए। तो हम लोग इनके क्या है केओलिन के बारे में देख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स तो ये हो गए, इनके यूजेस, बल्कि हम लोग केओलिन के बारे में इनका क्या कहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो अगर इसके ऊपर मतलब नोट पूछे तो आप लिखेंगे कि इट इज फाउंड फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये केओलिन हमको कहाँ से मिलता है, अर्थ सरफेस से मिलता है हमको, समझ रहे हैं ना, जो इसका क्रस्ट है उससे। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और आयरन ऑक्साइड इसके अंदर पाया जाता है। इसको कैसे यूज करते हैं, तो एक ये वाला पॉइंट होता है, आप जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में जिसके बारे में पूछे या आप ये वाला पॉइंट ऐड कर देंगे, तो इसको फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज किया जाता है। दूसरा ये क्या करता है, सॉफ्टेनिंग स्किन, स्किन को ये सॉफ्ट करता है, समझ रहे हैं ना, स्किन को क्या करता है ये सॉफ्ट करता है। ये भी इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यू होती है। ऐसे क्या कहते हैं लेनोलिन है, तो ये हमको कहाँ, ये क्या कहते हैं फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमको शीप से मिलता है, ठीक है ना, भेड़ जो है उससे मिलता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओविस एरीज, क्या है ओविस एरीज इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो लेनोलिन है। इसका यूज क्या है, तो एक तो ये सेम रहेगा, दूसरा इट इज यूज टू ट्रीट सोर एंड क्रैक्ड निपल्स कॉज्ड बाय द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चा दूध पीता है अपनी माँ की छाती से, तो वहाँ जो निप्पल है उस पर क्रैक भी हो सकता है, कट भी लग सकते हैं, समझ रहे हैं ना, बार बार होने मतलब क्या कहते हैं वो दूध पीने की वजह से, या वहाँ पे मान लीजिए सोर हो गया, जख्म वगैरह हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये काम करता है। दूसरा है तो फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर इसको यूज किया जाता है। दूसरा ये भी इसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी होती है। तीसरा होता है बीज वैक्स, ठीक है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है, तो एपिस मेलिफेरा से मिलता है इसका, ठीक है ना, एपिस मेलिफेरा इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स है ये। और ये क्या है इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, तो मायरिसिन होता है। इसको इसको क्या कहते हैं, एक तो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दूसरे क्या है इसको ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए। तो कुछ जैसे क्रीम होता है बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उसको हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग पर्पस के लिए, थिकेनिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, समझ रहे ऑइंटमेंट्स के अंदर, मरहम के अंदर के इसको बीज वैक्स को। एक होता है अकाशिया, ठीक है ना, अकाशिया देख लीजिएगा, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, तो अकाशिया अरेबिया इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है ना, अकाशिया अरेबिया से मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अरेबिन, ठीक है ना, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो सेम है, एक इसको बाइंडर के तौर पे यूज किया जाता है। बाइंडर मतलब जैसे कि मान लीजिए दवा बना रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को उसके अंदर मिला रहे हैं, तो उनकी गोलियां बनानी है तो चिपकेंगे नहीं, उनको चिपकाने के लिए समझ रहे हैं जो चीज़ें यूज होती है उसको बोलेंगे बाइंडर। तो ये बाइंडर के तौर पर फार्मास्यूटिकल एड है एक तरीके से बाइंडर, तो उसके तौर पर इसको यूज किया जाता है। ट्रेगाकंथ है, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर, ठीक है ना, एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर। अब ये सारी चीज़ें ना आपको एक दिन में याद नहीं होती हैं, इसको पहले से याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके अंदर, तो ट्रेगाकैंथिन, ठीक है ना, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप यहीं से बना लेंगे, ठीक है ना, ट्रेगा है, ट्रेगाकैंथ है, तो ट्रेगाकैंथ से ट्रेगाकैंथिन बना लिया। किस काम के लिए यूज करते हैं, तो सेम है, इट इज यूज एज ए डिमल्सेंट इन कफ सिरप,
जो कफ के सिरप्स आते हैं उसके अंदर इसको डिमल्सेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी उसकी वजह से कोई इरिटेशन ना हो, इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और क्या इट इज़ यूज एज ए थिकेनिंग एजेंट, इसको थिकेनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब हार्ड करना है, थोड़ा उसको थिक करना है, गाढ़ा करना है, तो इस पर्पज़ के लिए भी ट्रेगाकैंथ को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड टर्पेनोइड्स ग्लाइकोसाइड्स एंड टेनिन्स। आप ना इनके डेफिनेशन भी देखेंगे, ये 6 हैं तकरीबन, मैंने क्वेश्चन वाले उसमें वीडियो में भी बताया कि एल्कलॉइड्स, टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, इनकी डेफिनेशन भी ज़रूर देख लेना। आप लोग समझ रहे हो ना, इनकी डेफिनेशन ज़रूर देख लेना। एक आध नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया इनकी डेफिनेशन पे। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, टर्पेनोइड्स क्या होते हैं, टेनिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, इसको ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे, कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो एक मेयर टेस्ट यूज़ होता है एल्कलॉइड के लिए, ठीक है ना, मेयर रिएजेंट है। इसको जब हम लोग मतलब जो हमारा कहते हैं एक्सट्रैक्ट है, मान लीजिए किसी भी उसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसी वक्त तो करते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमको क्या कहते हैं मतलब दवा से एपीआई निकालना है, हम लोग क्या करते हैं पहले उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको भिगाते हैं अलग अलग तरीके से, फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, अब उस एक्सट्रैक्शन के अंदर इस रिएजेंट को, इस केमिकल को उसके अंदर डालेंगे। अगर उसके अंदर एल्कलॉइड होगा तो क्या होगा, वाइट और पेल येलो कलर वहाँ पे क्या एक प्रिसिपिटेट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक पतली पतली सी समझ लीजिए कि पुपड़ी सी जो जम जाती है ना, जैसे दूध फटता है ऐसे छोटे छोटे से, तो ऐसा आपको नजर आएगा, या पतली सी एक पपड़ी सी जम जाएगी, तो वो होता है प्रिसिपिटेट। तो मेयर रिएजेंट के जरिए से पता लगा लेते हैं एल्कलॉइड है या नहीं है। ऐसे क्या होता है ड्रैगन डॉर्फ्स रिएजेंट आता है, तो इसको जब हम लोग डालते हैं तो ये क्या करेगा, गिव ऑरेंज रेड कलर प्रिसिपिटेट, ठीक है ना, ऑरेंज रेड कलर प्रिसिपिटेट देता है। ऐसे क्या होता है वेगनर्स रिएजेंट आता है, तो ये क्या करता है ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट देता है, समझे। तो ये किसके टेस्ट हैं, ये टेस्ट के नाम ही याद कर लेंगे तब भी बहुत है, ठीक है ना, एल्कलॉइड के लिए। और क्या है टर्पेनोइड के लिए हम लोग कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज करते हैं, तो नोलर टेस्ट। ये ऐसे पूछ लेगा कि नोलर टेस्ट किस चीज के मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। आपको ये तो इस तरीके से पूछेगा तो सीधे ऐसे ही टेस्ट का नाम दे देगा, पूछेगा कि किसके लिए यूज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर मतलब अलग अलग तरीके से एक नंबर के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्यारों, आप लोग ना एमसीक्यूज को अलग से प्रिपेयर ना करो, समझे ना। बहुत सारे बच्चे मांगते हैं सर हमको 200 एमसीक्यूज दे दीजिए, हमको 1000 एमसीक्यूज दे दीजिए। जो लोग एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ, इनको भी एग्जिट देना है, अलग से एग्जिट के लिए कोई एमसीक्यूज के सेट वोट ना खरीदो। सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जिट एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे, वहीं से एमसीक्यूज भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है और पूछेगा भाई नोलर टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो आप बता दोगे भाई टर्पेनोइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नोलर टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, टर्पेनोइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। दिस सैंपल इज मिक्स्ड विद टिन एंड थियोनाइल क्लोराइड। जो हमारा सैंपल है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसको हम लोग किसके साथ में मिक्स करते हैं, टिन के साथ में और थियोनाइल क्लोराइड के साथ में। एंड दिस सब्जेक्टेड टू वार्मथ, उसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ मिलाने के बाद उसको गर्म करते हैं। पिंक कलर अपीयर्स, उसके अंदर क्या है, अगर क्या कहते हैं टर्पेनोइड मौजूद होगा तो वहां पे पिंक कलर दिखने लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये नोलर टेस्ट होता है आपका। और क्या ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, तो एक होता है केलर क्रियानी टेस्ट। ये टेस्ट कई बार पूछा जा चुका है केलर क्रियानी टेस्ट के लिए। तो जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, जो भी निकाला हमने ये ग्लाइकोसाइड का या किसी भी चीज का जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका 2 ml उसका लिया हमने, और उसके अंदर क्या किया हमने, ग्लेशियल एसेटिक एसिड मिलाया, 1 ड्रॉप ऑफ FeCl3 मिलाया हमने, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 को थोड़ा बहुत उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तो क्या होगा, अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद होगा तो रेडिश ब्राउन लेयर अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स। अगर उसके अंदर 2 टाइप के लिक्विड्स हैं, समझे ना, अब कोई भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर कई सारे लिक्विड्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, या जो भी हमने ये सब मिलाया है तो ये एक अलग लिक्विड बन जाएगा। मान लीजिए ये हमने मिलाया पहले से इसके अंदर था और हमने कुछ ये चीज़ें मिलाई तो एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे। वो कैसी लेयर बनेगी, रेडिश ब्राउन लेयर बनेगी, अगर उसके अंदर क्या कहते हैं अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद है तो, अगर नहीं है तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट होता है और इसके बहुत सारे टेस्ट हैं ग्लाइकोसाइड के, मैंने 2 दे रखे हैं यहाँ पे। एक होता है 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड टेस्ट,
आपको अगर पूरा प्रोसेस नहीं याद हो रहा है और इतने सारे सबके अलग अलग के आप प्रोसेस याद भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। अगर कर सकते हैं तो आप इसको कर लीजिए। तो अल्कोहल क्या कहते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज एडेड विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH एंड 2% सॉल्यूशन ऑफ 3,5 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ में थोड़ा अल्कोहल मिलाएंगे और उसके अंदर फिर कुछ ड्रॉप हम लोग मिलाएंगे NaOH के, ठीक है ना। और क्या कहते हैं 2% सॉल्यूशन ऑफ, और क्या कहते हैं जो 3,5 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है उसका कहते हैं 2% का जो सॉल्यूशन है उसमें से कुछ ड्रॉप हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड होगा तो एक पिंक कलर दिखने लग जाएगा, जो हमको बताता है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद है। ऐसे कहते हैं टेनिन्स है, तो टेनिन्स के लिए कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो फेरिक टेस्ट होता है। समझे, जो FeCl3 है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ उसके ड्रॉप्स मिलाते हैं, अगर उसके अंदर टेनिन्स होगा तो डीप ब्लू ब्लैक कलर दिखने लग जाएगा, जो बताता है कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस सैंपल के अंदर टेनिन्स मौजूद है। ऐसे ये क्या होता है जिलेटिन टेस्ट भी होता है, और क्या होता है गोल्ड बीटर टेस्ट भी होते हैं इसके लिए। तो ये टेनिन के टेस्ट हैं, इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर एक नोट लिखना है। गिव एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन, उनके एग्जांपल बताने हैं कुछ, और उनके क्या कहते हैं मतलब किस तरीके से बीमारियों को यूज करते हैं, उसका एक दो एग्जांपल्स आपको देना है। अब एक चीज़ और कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल जो टर्म है इसको किसने मतलब क्वाइंड किया, किसने दिया, तो स्टेफन डेफ्लिस है इनका साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने ये हमको टर्म दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स वो चीज़ है कि आर फूड्स और पार्ट्स, ये फीड्स नहीं है, आप फूड्स कर लीजिए, ठीक है ना। आर फूड्स और पार्ट्स ऑफ फूड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल एज ए मेडिकल वैल्यू। कह रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वो खाने हैं या खानों का कोई पार्ट है, यानी पूरा खाना नहीं, उसका कोई पार्ट जो हमको न्यूट्रिशन भी देता है। समझ हमको समझिए कि जो बॉडी की नीड्स है, जो हमारे लिए खाने का काम करता है, और दूसरा हमको साथ में क्या कहते हैं बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है, जो हमारे लिए दवा का काम भी करता है। समझ, तो वो चीज़ जो हमारे लिए खाना भी है और दवा भी है उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। समझ रहे हैं ना, वो चीज़ या वो खाना या कोई भी सब्सटेंस जो हमारे लिए फूड भी है और हमारे लिए ड्रग भी है उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। इनके एग्जांपल जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि आप मछली खा रहे हैं तो मछली के अंदर आपको क्या है फिश ऑयल वहाँ से मिल जा रहा है, उसके अंदर मिल जा रहा है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपके लिए न्यूट्रिशन भी है, खाना भी है, और आपको क्या है वहाँ से दवा का भी काम कर रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बिकता भी है, समझ रहे हैं। ऐसे क्या विटामिन डी है, विटामिन डी खूब बिकता है, तो आप फैटी फिश खा रहे हैं उसके अंदर से आपको क्या है विटामिन डी मिल जाता है। ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज आप खा रहे हैं, लेमन खा रहे हैं, उसके अंदर से आपको क्या है एस्कॉर्बिक एसिड मिल जा रहा है, तो आपके लिए खाना भी हो रहा है और क्या है दवा भी है, समझ रहे हैं। अब इनके क्या है मतलब ये तो एग्जाम्पल्स हो गए किसके, और भी बहुत सारी, आप लहसुन खाते हैं कि बहुत सारे फायदे आपके, उसको खाने के तौर पे भी खा रहे हैं, सोयाबीन खाते हैं बहुत सारे फायदे हैं उसके, समझ रहे हैं, आम खाते हैं बहुत सारे उसके अलग अलग फायदे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, समझ रहे हैं ना। ऐसे क्या कहते हैं दीज आर सम एग्जाम देयर, इसको कर लीजिए देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थेरापेटिक एप्लीकेशन। इनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को ट्रीटमेंट में ये क्या है काम आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे कि आपको पता चला कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है फिश ऑयल के अंदर, तो ये क्या करता है इट रेड्यूस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ऐसे रेड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल इन ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड जो है इनके लेवल को कम करता है, और इस तरीके से हार्ट रिलेटेड डिसीज को कम करता है। यही जब होते हैं तो ये ब्लॉकेज का काम करवाते हैं ब्लड के अंदर, समझ रहे हैं। जब ये ब्लड के अंदर होंगे तो ब्लॉकेज का चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे आर्टरीज के अंदर। और क्या होता है बोन हेल्थ के लिए, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी जो कि क्या होते हैं दूध के अंदर, दही के अंदर, फिश के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी फाउंड इन फैटी फिश, एग, लीवर, इनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। तो ये सब हम लोग खाना भी खाते हैं और हमारे हड्डियों के लिए भी क्या है ये सब मतलब अच्छे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी काम आते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसमें ये काम करते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होते हैं, जैसे कि कुरकुमीन हो गया, समझ रहे हैं ना, कुरकुमा लोंगालिन आपने पढ़ा होगा, तो ये हमको कहाँ मिल जाता है हमारे हल्दियों के अंदर मिल जाता है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। ऐसे क्या है डायबिटीज़ के क्या कहते हैं मैनेजमेंट के लिए भी क्या है काम करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं बर्बरीन है, ठीक है ना, ये कहाँ पाया जाता है बारबरी प्लांट उसके अंदर पाया जाता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ऐसे क्या कहते हैं लंग्स एंड एयरवे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जैसे कि पूफा आपने पढ़ा, ये पूफा है,
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, समझ रहे? तो ये कहाँ हमको मिलता है? वॉलनट है उसके अंदर मिल जाता है, समझ रहे? इट प्रिवेंट्स द डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द लंग्स एंड एयरवेज, तो उन बीमारियों को रोकता है, बीमारियां जो हमारे लंग्स को और क्या कहते हैं एयरवेज को अफेक्ट करते हैं, तो उसको रोकने में काम करता है हमारा ये पूफा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थेरापेटिक एप्लीकेशंस हैं, इसके और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं, यहाँ तो कुछ के बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्लांट फाइबर एंड रीजनरेटेड फाइबर। प्लांट फाइबर और रीजनरेटेड फाइबर जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है? कहीं पे कट पिट गया उसको बांधते हैं ना, बैंडेज करते हैं, पट्टी बांधते हैं ताकि वुंड को मतलब क्या सेव किया जा सके, बाहरी इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उस पर चोट वोट ना लगे ताकि वो जल्दी से भर जाए, तो वो होता है सर्जिकल ड्रेसिंग। तो उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? तो आपने देखा होगा एक कॉटन होता है, एक पट्टी होती है, समझ, यही दो चीज़ें हैं। तो उनके लिए कौन से प्लांट वगैरह यूज़ होते हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो कॉटन यूज़ होता है, समझ रहे हैं ना? इट बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? गोस्पियम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉटन का गोस्पियम, और फैमिली इसकी मेलवेसी, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं? तो इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड को एब्जॉर्प्शन के लिए भी, जैसे ब्लड निकला उसको सुखा दिया, उसको पोंछ लिया, उससे म्यूकस वगैरह है या कोई पस वगैरह है तो उसको क्या एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, मरहम उस पर लगा के उसको रख के बांध देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ये इन्फेक्शन से भी रोकता है, और क्या करता है, वुंड को क्या मतलब और ज़्यादा जख्मी होने से उसको बचाता है। ऐसे क्या इट इज़ यूज टू मेक लिगेचर्स और सूचर्स, इसको सूचर्स बनाने के लिए या आप लिगेचर्स कहिए, उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं? ये धागे होते हैं जिससे क्या कहते हैं टाँके लगते हैं। कट पिट गया था ना, जैसे मान लीजिए तगड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा फट गया, अब इसको टाँके लगा के सिलते हैं ना, तो उसके लिए जो धागा यूज़ किया जाता है उसको सूचर या लिगेचर बोलते हैं। तो उसके लिए भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। ऐसे इट इज़ यूज टू मेक गॉजेस, और जो पट्टियाँ आती हैं, जो गॉजेस आते हैं, उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पट्टियाँ बांधते हैं ना, कॉटन से ही अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। ऐसे क्या इससे लिंट को भी बनाया जाता है। ये सॉफ्ट कॉटन होता है जो मतलब वुड को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ऐसे सिल्क आता है, समझ रहे हैं? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बोम्बिक्स मोरी, क्या है? बोम्बिक्स मोरी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज ए सूचर, इसको सूचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर मीडिया के तौर पे भी यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। ऐसे क्या इससे लिगेचर या सूचर भी बनाए जाते हैं और गॉजेस भी बनाए जाते हैं। ऐसे एक आता है वूल, ठीक है ना, ऊन जिसको बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ओविस एरीज फैमिली, इसकी क्या है? बोविडे, ठीक है। इसका यूजेस क्या है? इट इज यूज एज ए बैंडेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे क्या है? फिल्ट्रेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है फिल्टर मीडिया के तौर पे। अब रीजनरेटेड फाइबर क्या है? इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज ए आर्टिफिशियल फाइबर, ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। इसको कैसे बनाते हैं? मेड बाय डिसॉल्विंग दी सेलुलोज फ्रैक्शंस, जो सेलुलोज हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को लिया जाता है, और क्या होता है जो प्लांट फाइबर्स हैं उनके फ्रैक्शंस को लिया जाता है और केमिकल के अंदर उनको डिसॉल्व किया जाता है। समझ रहे हैं? जो सेलुलोज है उनको और कुछ प्लांट फाइबर्स को लेके केमिकल के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है और उनको फिर से क्या है? जनरेट कर दिया जाता है फाइबर के तौर पे, इसलिए उसको बोलते हैं रीजनरेटेड, ठीक है ना। इसको रेयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयन। क्या किया? केमिकल के अंदर मतलब एक सेलुलोज को मिलाया और कुछ प्लांट फाइबर्स को मिलाया और दोनों को मिला के एक नया तरीके का बना दिया, उसको बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर। इसके यूजेस क्या है? तो बैंडेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पे कॉटन यूज़ करते हैं उसको इसकी जगह पे इसको भी यूज़ करते हैं। ऐसे ब्लड वगैरह को, पस वगैरह है, म्यूकस वगैरह, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर नंबर 7 है वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो अब उसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये और थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं अटेंशन और थोड़ा सा टाइम भी मांगता है। तो उसको आप जाके जो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7 है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 7 SR फार्मेसी आपको आ जाएगी। उसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे जिसके अंदर हमने पढ़ाया आयुर्वेदा के बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप एक वीडियो और देखेंगे जिसके अंदर हमने ये बताया है कि कैसे हम लोग अलग अलग जो प्रिपरेशंस वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अरिस्टा हो गया, तैला हो गया, लेहिया हो गया, भस्मा हो गया। तो ये 2 अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं, इनको आपको अलग से देखना है। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, या तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। यानी ये वाली वीडियो जैसे ख़त्म होगी इसके लास्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर ही एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके
इसको आयुर्वेदा के बारे में देख सकते हैं। और जैसे आयुर्वेदा वाला वीडियो आप देखेंगे लास्ट में उसके आपको इसके प्रिपरेशन की वीडियो मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो ये 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर हैं, एक ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दोनों के आंसर वहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक यूजेस। ये जो फॉलोइंग टर्म्स हैं इनको क्या करना है, मतलब इनको डिफाइन करना है और इनको क्या कहते हैं एग्जाम्पल इनके देने हैं और क्या कहते हैं थेरापेटिक यूजेस बताने हैं। तो कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, जैसे डिजिटलीस हो गया, समझ रहे हैं ना, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी आप अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिए, और उनके थेरापेटिक यूजेस बताने हैं। तो कार्डियोटॉनिक क्या होता है, कार्डियोटॉनिक वो दवाएं होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट को क्या पावरफुल बनाती हैं, समझ रहे हैं ना, हार्ट के हेल्थ को अच्छा करती हैं, यानी उसको ताकत देती है। टॉनिक आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देती हैं, उसके अंदर काम करने की ताकत को, क्षमता को बढ़ा देती हैं। तो ठीक है ना, तो कार्डियोटॉनिक। ऐसे क्या होता है, कार्बिनेटिव्स हैं, ऐसे क्या एस्ट्रिंजेंट हैं, ऐसे क्या एंटीटसिव हैं, डायूरेटिक्स हैं, ऑक्सीटोसिक्स हैं, ऐसे क्या एंटी डिसेंट्रिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव हैं। तो इनके आप देखेंगे, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो और भी जो है उन सबको देख लीजिए, लेकिन कम से कम इतना आप ज़रूर देखेंगे। इनके बारे में क्वेश्चन मतलब कई बार पूछा गया है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं के बारे में पूछे। मैं फिर कह रहा हूँ भाई देखो, हम लोग क्या है, मतलब हमारे पास कोई आसमानी ज्ञान नहीं आता है, ना हमारे पास कोई भूत प्रेत है जो इधर उधर की बात है लाख हमको बता दे। भाई हम अपना दिमाग लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसके जो आंसर हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वो काफ़ी लंबा इसका आंसर है। ये छोटा सा आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें तकरीबन कुछ नहीं तो आधा घंटा हमको चाहिए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक आप इसको प्रिपेयर करिए। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं थक भी चुका हूँ, आप भी देख रहे होंगे मेरी आवाज़ क्या थोड़ी स्लो हो गई है। ये सुबह में थोड़ा हल्का फुल्का सा नाश्ता करता हूँ, फिर आके मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, इसलिए कि सुबह में लाइट भरपूर मिल जाती है, लोगों के जो भी एसी वगैरह हैं वो बंद रहते हैं, तो हमारे सारा सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो सुबह में जब लोग सो रहे होते हैं, मैं आके क्या है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, आपको इससे हेल्प मिल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भरपूर हेल्प मिल रही है। जैसे कि उत्तराखंड वालों को मैंने देखा, उनके पेपर तो बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, ऐसे ही मैंने देखा महाराष्ट्र के अंदर उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह, कौन सी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, उसके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप हमारा मेंबरशिप ले लीजिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना है, 29 रुपीज़ आपको मंथली पे कर सकते हैं, चाहे तो 1 मंथ पे करें। अगर आपको अच्छा लगता है, हमसे फ़ायदा पहुँचा है, तो दूसरे मंथ में भी कर सकते हैं, तीसरे मंथ में भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीब स्टूडेंट के लिए कुछ काम कर पा रहा हूं, तो आप हमारे परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं। 29 रुपीज़ मंथली देना मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दे रहा हूँ, बहुत सारी फैसिलिटीज़, ये सारी वीडियोस में आपसे कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ। मैं चाहता अपना एक एप्लीकेशन बना देता, वहाँ पे जिसको पैसे लेता 1000 2000 जो भी उनको देता, तो बहुत सारे गरीब बच्चे रह जाते बेचारे, समझ रहे हो ना। तो मैं उनकी फीलिंग्स को भी समझता हूँ। हर एक के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं उनको ज़रूर चाहिए कि वो ज्वाइन करें इसको। मैं चाहता इस वीडियो के अंदर बहुत सारे एड्स लगा सकता था, समझ रहे, आपने देखा होगा कि हर 4 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद एड्स आते रहते हैं वीडियोज़ पे, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर एक आदमी प्रीमियम ले नहीं सकता यूट्यूब का, तो इसलिए उनके टाइम कम बचे, एग्जाम टाइम है, चिक चिक बार बार चिक चिक बीच में एड्स आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपके लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये फंड दें, ताकि मैं उन सब के लिए काम कर सकूँ जो बेचारे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।